Now in this video we will be discussing the crystal field theory further. लास्ट दो वीडियोस में हमने ये बात करी थी कि डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है और कौन से दो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं और लिगेंड्स की अप्रोच पर रिपल्शन फील करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा हो जाती है और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग कम होती है। आज हम इसके कुछ और जो है एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने पढ़ी वो ये थी कि जो है अगर आपका स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल की ऑन अप्रोच ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि स्प्लिटिंग जो है कैसी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगी और उस टेबल को बनाने और डिस्कस करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। सो मेक फ्यू कॉलम्स इन योर टेबल। जैसे डी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो सबसे पहले लिख लें कि पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकते हैं। सेकेंड कॉलम में आप लिखें कि डी ऑर्बिटल जब ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, एक तो T2G में और एक EG में ब्रेक होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द कंपाउंड कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। इस टेबल को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसमें एक और कॉलम जोड़ सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, पर वो मैं अलग से कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। और एक और कॉलम जोड़ सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का। तो ये दोनों ही टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन, ये दोनों ही चीजें मैं आपको इंडिपेंडेंटली बताऊंगी। अभी हम इतना डिस्कस करते हैं। डी ऑर्बिटल की बात करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो डी में जो है पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर D1 है, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग की, अगर आपका लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये टेबल हम किसके लिए बना रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। फिर हम ऐसा ही एक टेबल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी बनाएंगे। तो ये जो है वीक फील्ड लिगेंड के लिए टेबल बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो स्प्लिटिंग है वो ऑर्बिटल्स में होगी तो T2G के 3 ऑर्बिटल्स और EG के 2। मैं बॉक्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि बॉक्स बनाने में टाइम लगेगा। तो हम मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आप समझ लें कि ये एक बॉक्स है। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG में 2 होते हैं। तो D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और वीक फील्ड लिगेंड जो है D की तरफ अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल एटम का D है ये, इसकी तरफ अप्रोच करता है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आगे कोई बात होगी नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, N इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। और नेचर होगा इसका पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको VBT में ही क्लियरली बता दिया था कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा हो जाएगा कंपाउंड का, पैरामैग्नेटिक। अगला देखिए, अगला कॉन्फ़िगरेशन होगा D2। D2 कैसे ड्रॉ होगा, D2 के लिए क्या होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका लिगेंड वीक लिगेंड है तो वो हंट्स रूल फॉलो करते हैं कंपाउंड्स। तो इसीलिए हम जो है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। यहाँ पे N की वैल्यू 2 हो जाएगी और अभी भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला कॉन्फ़िगरेशन है D3। D3 में देखें फिर से हंट्स रूल फॉलो होगा और हंट्स रूल फॉलो होने के कारण फिर से क्या होगा कि तीनों ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सिंगली फिल हो जाएंगे और N की वैल्यू आएगी 3। फिर से पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं D4। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम यहां पेयरिंग करा लें या फिर हम उसे EG में भेज दें। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझना है
कि याद करें कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक है, ये इस पेज पे हमने डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में, कि अगर आपके पास लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग कैसी करता है, लेस स्प्लिटिंग करता है। इस लेस स्प्लिटिंग का डायग्राम भी हमने बना रखा था, ये यहाँ पर है। लेस स्प्लिटिंग में ये जो गैप होता है ये छोटा होता है। T2G और EG के बीच की स्प्लिटिंग छोटी हुई क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। यही अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती। तो अभी आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आपका वीक फील्ड लिगेंड है और स्प्लिटिंग छोटी हुई है। तो इसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे कि लिगेंड है वीक फील्ड, स्प्लिटिंग हुई है कम, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। यहाँ पे P क्या था, पेयरिंग एनर्जी थी, है ना। और हम कह रहे हैं पेयरिंग एनर्जी जब ज्यादा है, आप ये बताइए कि जो काम करना एनर्जेटिकली आसान है, कम एनर्जी लगा के हम वो करेंगे या वो काम करेंगे जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। ऑब्वियसली हम वो काम करेंगे जिसमें कम एनर्जी लग रही है। तो यहाँ सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये बात आपको समझनी है। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 3 तो सिंगल सिंगल भरेंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हम पेयरिंग नहीं करा रहे। कॉमन सेंस है, जिस काम में ज्यादा एनर्जी लगे वो काम हम अवॉइड करते हैं। तो जब पेयरिंग कराने की एनर्जी ज्यादा है तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि लिगेंड वीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लिगेंड वीक है तो वो पेयरिंग नहीं करा पा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा और आपके पास है फिर से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो है यहाँ पर आपका कंपाउंड फिर से पैरामैग्नेटिक है, फिर विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला कॉन्फ़िगरेशन देखें D5। यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही बात है, 3 तो सिंगल सिंगल आ गए और फिर क्या होगा, जो चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन है वो भी EG में चले जाएंगे और पेयरिंग नहीं हो रही है। पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, मैंने अभी आपको D4 के समय एक्सप्लेन किया कि देखिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो क्या होगा कि गैप, ये जो छोटा वाला गैप होता है ना, मैंने आपको पीछे दिखाया था कि ये नीचे बनाए थे और ये ऊपर, ये साइड में बनाए क्योंकि टेबल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अभी मैं इनके एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये D5 का केस है। अब यहाँ पर सारे ऑर्बिटल सिंगल सिंगल फिल हो चुके हैं। पेयरिंग इसलिए नहीं कराई क्योंकि अभी कहा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो जब एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग हम नहीं करा सकते। तो यहाँ पे ये भी पैरामैग्नेटिक होगा विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला देखते हैं D6 आएगा। जब D6 आएगा तब हमारे पास एक क्वेश्चन फिर से आता है कि अब क्या होगा। तो मैं ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेती हूँ T2G और EG के सबके लिए, देन आई विल एक्सप्लेन। नाउ यू सी D6 में क्या है, वही बात है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी तो आप समझ चुके हैं। अब सब ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड हो चुके हैं, तो छठवा कहाँ जाएगा, यहाँ आके ये एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे। तो यहाँ क्या फॉलो होता हुआ दिखा आपको, यहाँ आपको हंस रूल फॉलो होता हुआ दिखा। देखिए पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए हंस रूल फॉलो हो जाएगा। और हंस रूल क्या कहता है कि सारे ऑर्बिटल्स पहले सिंगल सिंगल फिल होते हैं, पेयरिंग उसके बाद चालू होती है। तो जब सिंगल सिंगल फिल हो गए 5 तक, तब 6 पे आके पेयरिंग शुरू हुई। तो अब छठवां इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरा, यहाँ पर भरा। तो अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, ये तो पेयर्ड वाला हो गया, तो अनपेयर्ड बचे 1 2 3 4। अब देखो ये घटना चालू हो जाएगा, पहले ये 1 से 5 तक बढ़ रहा था n की वैल्यू, अब वो 4 से 1 तक वापस, 4 से 0 तक वापस घटेगी। अभी भी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए फिर से पैरामैग्नेटिक ही होगा। फिर आता है D7। अब D7 में क्या होगा, 5 तो ऐसे भरेंगे, सबको 1 1 दे दें, फिर 6th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और 7th इलेक्ट्रॉन की भी पेयरिंग। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 और 3, तो फिर से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन होता है D8 तो 1 2 3 4 और 5 और 6 7 और 8। अब आपके T2G के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो चुके हैं, सिर्फ EG वाले अनपेयर्ड बचे हैं 2, फिर से पैरामैग्नेटिक होगा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू सी D9।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब पेयर्ड हो गए हैं, सिर्फ एक अनपेयर्ड बचा है, तो फिर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक ही होगा। एंड लास्ट इज D10, क्योंकि D में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो D10 इज लास्ट। जब D10 लास्ट है तो हम देखेंगे कि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, इसीलिए मैंने एक साथ बना दिए। और आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचे 0। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे तो कंपाउंड कैसा हो जाता है? वो हो जाता है डायमैग्नेटिक। तो आपके वीक फील्ड लिगेंड के केस में D1 से D9 तक सब पैरामैग्नेटिक थे, क्योंकि एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ही। मगर D10 में N की वैल्यू 0 हो जाएगी और नेचर कैसा हो जाएगा कंपाउंड का? डायमैग्नेटिक। ये थ्योरी तो हमने पढ़ी कहाँ? पहले ही पढ़ चुके थे, हमने इसे अप्लाई किया, टेबल के फॉर्म में बना के बताया। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एक्सप्लेन करूंगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अब कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हमने पीछे लिखा था एज इट इज। सेकेंड हमने लिखा था T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में कितने आएंगे, फिर हमने लिखा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हमने लिखा था नेचर ऑफ कंपाउंड। और ये जो टेबल हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं नॉट फॉर वीक, वी आर मेकिंग नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, अगर आपने VBT नहीं का वीडियो नहीं देखा है तो आप याद रखें कि मैंने वहां पे आपको लिस्ट बनवा दी थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप क्या रखेंगे। आप रखेंगे अमाइन लिगेंड, दैट इज NH3, आप रखेंगे CN और CO। इनकी एप्लीकेशन मैं भी आपको बताऊंगी। और वीक है तो वीक में आते हैं H2O, Cl-, F-, ये वीक में आते हैं, और ये 3 स्ट्रॉन्ग में आते हैं। टेबल हम VBT में पढ़ चुके हैं, इनका यूसेज हम अभी देखेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दें, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन, फिर वही D ऑर्बिटल की बात हो रही है, और लिगेंड इस बार कैसा है? वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2। ठीक है, मैं पहले लिख लेती हूँ तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो इट विल बी फार मोर अंडरस्टूड प्रॉपरली। 1 2 3 इन T2G एंड 2 ऑर्बिटल्स इन EG। D4 1 2 3 4 and 5, D5। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दीज 5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन है D में तो वो अकेला ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है T2G के पहले बॉक्स में भर दें। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, नेचर पैरामैग्नेटिक। ये बिल्कुल पहली लाइन तो सेम है वीक वाले लिगेंड से, क्योंकि सेम टू सेम है, कोई चेंज आया ही नहीं है। D2 में भी वही चीज होगी, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। D3 में जो है फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए पैरामैग्नेटिक। जब D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वीक लिगेंड हो तो हंट्स रूल फॉलो होता है, लेकिन अगर जो है लिगेंड स्ट्रांग हो तो, अगर लिगेंड स्ट्रांग हो तो ये जो हमने पढ़ा था कि पेयरिंग एनर्जी वीक के केस में बड़ी होती है, वो जस्ट अपोजिट हो जाती है स्ट्रांग लिगेंड के केस में। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। T2G और EG के बीच का जो गैप है स्प्लिट होने के बाद वो बड़ा होगा, तो इस केस में क्या होता है? स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो अब जब स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई और पेयरिंग एनर्जी कम है तो हंट्स रूल फॉलो नहीं होगा और आप पेयरिंग करा सकते हैं। ठीक है, हंट्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मत भरो जब तक कि सब में एक एक ना भर जाए। इट सेज दैट नो पेयरिंग विल टेक प्लेस अंटिल एंड अनलेस ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। तो वो वीक के केस में फॉलो होता है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत बड़ी होती है। मगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी जो है वो छोटी हो जाती है, किससे? स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो जब पेयरिंग एनर्जी छोटी है तो पेयरिंग करा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स 4 हुए, आपने 3 भरे T2G में, तो चौथा आप वीक में कहा भेज देते हैं? EG में। यहां नहीं भेजेंगे, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है तो अपन क्या करेंगे? T2G में ही पेयरिंग करा लेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब यहां से चेंजेस चालू हो गए इस टेबल में,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए 2, कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, फिर से वही बात है, 3 आपने सिंगल सिंगल भरे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ और 5वां यहाँ। ठीक है, आपको दिख रहा है हंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि हंस रूल कहता है सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दो, जैसे पिछले टेबल में बांट दे रहे थे, पर हम यहाँ नहीं कर रहे। वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हंस रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो जब पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो रही है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि आप पेयरिंग कराओगे तो वो फीजिबल है, आपको कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और फिर से पैरामैग्नेटिक। नाउ वी विल सी इन केस ऑफ D6, D7, D8, D9 एंड D10 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए अब क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके थे, पेयरिंग शुरू हो गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, और पेयरिंग चालू है, तो 4, 5 और 6। अब आप देखें कि 6 पे ही आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और आपका कंपाउंड है डायमैग्नेटिक। आपको वीक लिगेंड के केस में डायमैग्नेटिक कहाँ मिला था? सीधे D10 में मिला था। यहाँ D6 पे ही डायमैग्नेटिक मिल गया क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है ना। अब जब D7 बनाएंगे तो D7 में क्या होगा कि 1, 2, 3 भरने के बाद T2G में चौथा, 5वां, 6वां भरेंगे और 7वां, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं बची तो 7वां इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा ऐसे, और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक, कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक। D8 के केस में क्या होगा समझते हैं। D8 के केस में 1, 2, 3 फिर पेयरिंग हो जाएगी, 4, 5, 6, 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा EG में और 8th भी यहाँ जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, फिर से पैरामैग्नेटिक। आई होप पैरामैग्नेटिक का मतलब समझ आ रहा है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होगा, जैसे यहाँ सिर्फ एक था अनपेयर्ड, बाकी 3 पेयर थे, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी पेयर हुआ तो वो जो है पैरामैग्नेटिक नेचर देगा, लेकिन अगर सब पेयर्ड हों जैसे यहाँ है तो वो डायमैग्नेटिक होता है। अब यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये फिर से पैरामैग्नेटिक होगा। नाउ लेट्स सी द D9 केस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th इलेक्ट्रॉन भी पेयर ऐसे हो गया। तो यहाँ पे बचा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये फिर से पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। D10 पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, then 8, 9 and 10. So you are left with unpaired electron number कितना? 0। तो 0 जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आप दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले इलेक्ट्रॉन T2G में सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर T2G में ही पेयरिंग होती है। जब T2G में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भर चुकते हैं तब जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन EG में जाता है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी छोटी है। तो आप T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद से ही चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कराना चालू कर देते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो क्या करवा देता है, वो पेयरिंग कराना चालू करा देता है। इट डज पेयरिंग इन T2G, और T2G भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स EG में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बड़ी होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो जब T2G और EG के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो चीज है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको हम डेल O से डिनोट करते हैं, जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो आप जो है यही इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, वहां कूद के इतनी एनर्जी लगा करके नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन वीक लिगेंड में क्या होता है कि T2G और EG के बीच का गैप छोटा सा होता है। हमने पढ़ा था कि जब वीक लिगेंड होता है तो वो ये स्प्लिटिंग को छोटा करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये डेल O क्या होती है, छोटी सी होती है ना। तो जब डेल O छोटी होती है
तो पेयरिंग एनर्जी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ T2G में पेयरिंग नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको हुन्स रूल फॉलो करना पड़ता है और आप सब ऑर्बिटल्स एक एक भर के आके तब जो है पेयरिंग करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन वी विल अप्लाई ऑल दिस knowledge which we have gained in the past 3 parts in examples कि इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अब आपको सब समझ आ गया, तो होपफुली आप जो है एक अटेम्प्ट में आंसर्स जो है निकाल पाएंगे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान रखें, जैसे वीबीटी में क्वेश्चंस पेयर में मिलते थे, वैसे ही सीएफटी में भी आपको पेयर में क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ही सिंगल भी मिल सकता है, मगर पेयर्स में मिलेंगे। अभी हमें 2 चीजें क्वेश्चंस करने के पहले और बहुत इंपॉर्टेंट निकालना सीखना है, और वो है पहला कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका टेबल में मैंने कॉलम नहीं बनाया था क्योंकि मुझे फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन करना था। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2, जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2 वेयर n is equals to number of unpaired electrons। unpaired electrons मैंने आपको टेबल बनाते समय समझा दिए हैं पहले ही। तो आप देखिए कि मैं इसी टेबल को उठा लेती हूँ, आपको वीक का भी इसी से समझ आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपको n की मिली है वो यहां हम पुट करेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट निकालते जाएंगे। तो जब कॉन्फ़िगरेशन था D1, आपकी n की वैल्यू थी 1, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 1। तो यहां आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, क्या लिखेंगे, √n+2। वैल्यूज पुट कर लीजिए। n की वैल्यू है 1, 1+2, यानी जहां जहां n है वहां वहां आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आपको मिला 1 × 3, आंसर आ गया √3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट 1.71 होगा, या फिर आप √3 भी बोल सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन है D2 तो n की वैल्यू होगी कितनी, 2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला n+2। दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट। सो इट इज 2 that is √n+2। So what you are going to do, here you have kept 2, here also you have kept 2, and then again 2. So what you are going to get, √2 × 4, that is the value is √8। So ऐसे ही आप करते जाएंगे सबके लिए। जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ, आप n = 5 के लिए डायरेक्टली, और ये पुट करेंगे वैल्यू n+2, और ये आ जाएगी 5, 5+2, और यू विल बी गेटिंग √35। 5 × 5+2 7, सो 35। तो ये बहुत इजी है, जहां पर n की वैल्यू 0 है वहां 0 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। नाउ in the next video we will learn how to calculate crystal field splitting energy and how to do the numericals. Hopefully this was clear. Thanks for watching.